आइए आपको बताते हैं क्या क्या प्रावधान है हमारे इस अधिनियम में, जिसको सरकार ने आज लोकसभा में पेश कर दिया है। 33% आरक्षण लोकसभा में, लोकसभा की सीटों में से 33% में आरक्षण मिलेगा। जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है विधानसभाओं में 33% आरक्षण का। 33% जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी जाएंगी महिलाओं के लिए। जो नारी शक्ति वंदन विधेयक के अन्य चीजें हैं उससे 181 अब महिला सांसदों की गिनती हो जाएगी। आपने सुना था अर्जुन मेघवाल को, जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब आने वाले वक्त में अगर ये कानून बन जाता है तो 181 आउट ऑफ 543 सांसद देश की संसद में बैठेंगी। ये वाकई सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत प्रबल कदम होगा। इसी के साथ परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी ये देखिए कैसे आगे के लिए पुश हो जाता है। तीसरी बड़ी बात, 15 साल तक इसे लागू रखा जाएगा और फिर संसद के ऊपर निर्भर है कि अगर वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से संसद से नए सिरे से इसका जो वक्त है, जो काल है, उसको बढ़ाया जा सकता है। जो अगला डेटा हम आपको दिखाना चाहते हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप इससे समझेंगे कि कब कब महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कब कितना प्रतिनिधित्व देश की संसद में महिलाओं का रहा है। 1996 से शुरुआत करते हैं। 1996 में अगर हम आपको बताएं तो देखिए उस वक्त पर लोकसभा में अभी जो मौजूदा है वो तो 14% है। 2014 में 40 महिलाएं सांसद थी, 7% के आसपास था रिप्रेजेंटेशन। 1998 आप देख लीजिए 43, 1999 देख लीजिए 49, 49, यानी लगभग 9% के आसपास महिलाओं का उस वक्त प्रतिनिधित्व था देश की संसद में, लोकसभा में। लोकसभा की बात हो रही है। अब 2004 से लेकर 2019 तक आइए तो ये ग्राफ बढ़ता गया है। 45 के बाद 59 पर पहुंचा 2009 में, उसके बाद 14 में ये और बढ़ा 62 पर पहुंचा। मौजूदा वक्त पर आप देख रहे हैं 14% के आसपास, 78 महिला सांसदों के साथ 14% आसपास महिलाओं का नेतृत्व है देश की लोकसभा में। और जो आखिरी बात हम आपको बताना जा रहे हैं वो है कि अलग अलग पार्टियों ने कब कब इसके पेश होने के बाद क्या क्या रुख अपनाया है। आरजेडी ने हर मौके पर ओबीसी आरक्षण, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण हो, उसका भी प्रावधान हो, इसको लेकर इसका विरोध कई बार किया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। वहां पर भी मुश्किलें आई, नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में कई बार पेश करने की कोशिश हुई, वहां पर भी बात नहीं बनी। 2008-2010 में यूपीए की सरकार में भी एक बार राज्यसभा में पास करा लिया गया 2010 में, तो लोकसभा में पेश होने के बाद आरजेडी, समाजवादी, कई ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने इसका विरोध किया। धीरे धीरे बीतते वक्त के साथ देश की विधायिका का केंद्र बदल गया। 75 सालों के सफर के बाद संसद का पुराना भवन इतिहास बन गया और नई इमारत पर नजरें टिक गई। नई इमारत में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक ऐलान किया। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। संसदीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक पड़ाव पर महिलाओं को आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से पेश हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रावधानों की कुछ बड़ी बातें ये हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।
बिल पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बिल पर सदन की मंजूरी दी। के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। बिल के विरोध में ना की आवाज तो नहीं सुनाई दी, लेकिन सियासी शोर खूब हुआ। श्रेय लूटने की होड़ मची। मैम, on women's reservation bill. Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. डिस्क्रेडिटेड कांग्रेस की क्रेडिट लेने की आदत है। अब डिफाल्टर कांग्रेस अगर जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा 30 मार खास बनाना चाहती है तो उसको शुभकामनाएं। देखेंगे संसद में क्या उनका एटीट्यूड और अप्रोच होगा। आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दावा संसद के अंदर भी सुनाई पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कह दिया कि कांग्रेस ने ये बिल लोकसभा में भी पारित कर दिया था। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। आइए जरा बिल का इतिहास देखते हैं। 1996 में पहली बार देवेगौड़ा सरकार में बिल पेश होने के बाद संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। 1998 में वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया। कांग्रेस ने अपने सांसदों के दबाव में विरोध किया। 2000 में संसद के शीतकालीन सत्र में फिर से बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन नहीं पेश किया गया। 2002 और 2003 में एनडीए सरकार ने बिल को लोकसभा में रखा, लेकिन पास नहीं हो सका। 2010 में बिल संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने जबरदस्त विरोध किया। शायद यही वजह है कि आज संसद के नए भवन में अधीर रंजन चौधरी के दावे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठा दिए। अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। आजादी की पहली किरण का वैसे महिला आरक्षण बिल पर शेयर लूटने की होड़ में टीएमसी भी है। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी। पहले दिन में ये संविधान संशोधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। और मुझे गर्व है कि 33% रिजर्वेशन होने का प्रस्ताव आज आया सदन में। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। मुलायम ने दलील दी कि बड़े घर की लड़कियों और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारे गांव की गरीब महिलाओं को नहीं, वो आकर्षक नहीं होती। लालू यादव महिला आरक्षण के विरोध में संसद से निकाले जाने तक के लिए तैयार थे। आज यही पार्टियां प्रश्न पूछ रही हैं कि सरकार तो 9.5 साल से सत्ता में थी, आखिर ये बिल चुनावों के पहले लाने की वजह क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के हम पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकतंत्र का डिपेंडिंग हो तो आपको उसमें मौलिक रूप से तय करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आप कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। कानून बना बिल का विरोध करने वाली पार्टियों में ओवैसी और आम आदमी पार्टी भी है, जिनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। क्यों लाया गया है बिल? ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। लोकसभा में नहीं होगा।
बहन मायावती कह रही हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण होता तो ठीक होता, लेकिन ये भी हकीकत है कि चुनावी मौसम में महिला आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा है कि कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। आज तक ब्यूरो।